नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं प्रसिद्ध कहानीकार शेखर जोशी की कहानी बदबू के शिल्प पक्ष पर चर्चा करूँगा। पिछले व्याख्यान में आपने बदबू कहानी के अंतर्वस्तु के बारे में सुना, जहाँ पर मैंने उसकी सांकेतिकता, उसकी प्रतीकात्मकता और उसकी जीवनगत बहुलता के बारे में विस्तार से आपको बताया। और वह बताते हुए मैंने आपको यह भी संकेत किया कि बदबू का संबंध केवल गंध या दुर्गंध से नहीं है, बल्कि उसकी जीवन की गति और लय से भी उसका उतना ही गहरा संबंध है। जाहिर सी बात है कि यह कहानी फैक्ट्री कारखाने की पृष्ठभूमि पर को लेकर के रची बुनी कहानी है, जिसमें कथावाचक खुद लेखक शामिल हैं। बहुत करीब से मज़दूरों की यंत्रणादायक स्थितियों को उन्होंने देखा है, सायरन की चिघाड़ती हुई आवाज़ को उन्होंने सुना है, मज़दूरों के बीच के परस्पर जो ईर्ष्या द्वेष हैं, जिनमें सामुदायिकता का अभाव है, उसे भी बहुत करीब से ऑब्ज़र्व किया, उसका निरीक्षण किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने भीतर प्रतिरोध की लौ को भी जलाए रखा है, लेकिन अंततः उनके भीतर की प्रतिरोध की लय तब गायब हो जाती है जब उन्हें अपने ही समान धर्म मजदूरों से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलता। सहयोग न मिलने की यह भावना से धीरे धीरे हताहत होते चले जाते हैं और एक स्थिति आती है कि वे जो बहुत ही गति में रहते थे, अचानक वह मशीनीकृत हो जाते हैं। उनके भीतर एक मशीनीकृत मनुष्य के होते जाने का बोध होता है और यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस मनुष्य के व्यक्तित्व के मशीनीकृत होना मनुष्यता से हाथ धोना है। लेखक नहीं चाहते, वह मनुष्य बने रहना चाहते हैं, मशीन नहीं। इसलिए यह कहानी मनुष्य और मशीन के द्वंद्व में रची बसी मनुष्य के मुक्ति की कहानी है, मनुष्य की पक्षधर कहानी है, उसको त्रासदी से बाहर निकालने की कहानी है, बाहरी अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्ति की कहानी है और श्रमिकों को शोषण मुक्त देखने की कहानी है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इसके परिवेश के भीतर से, इसके भाषा के भीतर से अंतर्वस्तु रची गई, जिस खूबसूरती से रची गई, उसी खूबसूरती से इस कहानी का रूप पक्ष भी रचा गया है, जिसमें इसके संवाद हैं, इसकी भाषा है और जाहिर सी बात है पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव, या कह सकते हैं कहानी का उद्देश्य कि समाज से उसका क्या रिश्ता है। यह कहानी समाज से लेती है तो समाज को देती क्या है, समाज का चित्रण करती है तो समाज को कैसे बदलती है। और जैसा मैंने कहा कि समाज का अंकन ही, समाज की फोटोग्राफी ही साहित्य नहीं हुआ करता, उस समाज के बदलने का संघर्ष भी साहित्य ही पैदा करता है। और यह सब कहानियाँ जिनकी मैंने अब तक व्याख्यानों में चर्चा की, यह वैसी ही कहानियाँ हैं और उसी कड़ी में यह बदबू कहानी भी है, जिसके रूप वस्तु पक्ष पर, जिसके शैली पक्ष पर मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। तो जरा सा इसके भीतर का जरा सा संवाद का पक्ष जरा सा सुने, देखें कि इस कहानी की जो शैली है वह संवाद प्रधान है। पहले तो शैली ही संवाद प्रधान है। इसकी कथा वर्णनात्मक और भाषा मुहावरेदार है। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं कहानी के संवाद की चर्चा करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इस कहानी के छोटे छोटे संवादों में बड़े बड़े जीवन मूल्य कैसे अंतर्निहित हैं। इसके संवाद आरंभ से ही एक तलखी लिए हुए हैं और यह संवादगत तलखी पूरी कहानी में विन्यस्त है, जो मजदूरों की जीवन स्थितियों की भयावहता को ही बताती है। इस कहानी का हर पात्र दूसरे से या तो आक्रोश में बात करता है
या फिर हतोत्साहित करता हुआ बात करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि या तो हतोत्साह है या आक्रोश है। कथानायक इस कारण से कहना चाहता है कि जो परिस्थितियाँ थीं उसमें भी एक तनाव है, अर्थात कारखाने के भीतर काम कर रहे मज़दूरों की जीवन स्थितियों में ही पूरी तरह से तनाव है। और यही कारण है कि इसके संवाद में भी एक तरह की तलखी और आक्रोश है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा संवाद है कहानी का, वो तल्ख टिप्पणी करता है और आक्रोश मूलक है। और एक नई बात है इस कहानी की, जो कहानी को पूरी तरह से आगे ले जाती है। उदाहरण के लिए पहले ही इस संवाद में तलखी को देखिए, जो एक परेशानी भरे वाक्य से आरंभ होती है। जब एक साथी ने दूसरे साथी की परेशानी का कारण भांपते हुए कहा बल्कि ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो। अब ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो, क्या मतलब? इस बात में अंतर्निहित है कि अभी नए नए आए हो यार, ज़रा समझ जाओ। यह जो कारखाने के भीतर से उभरता हुआ दर्द है, जीवन विसंगति है, उससे जल्दी मुक्ति संभव नहीं है। यहाँ महज पेंट का तेल के माध्यम से छूटना भर नहीं है, यानी पेंट को तेल से छोड़ाया जाए यही महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ महज केरोसिन की बदबू का चले जाना ही अर्थपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरा जीवन ही यहाँ पर अर्थपूर्ण है। असल में पूरा जीवन ही यहाँ पर दांव पर लगा हुआ दिखाई देता है इस कहानी में, जिसे इस कहानी ने अपने संवाद के माध्यम से बताने की पुरजोर कोशिश की है। आगे देखें यह तलखी कैसे बढ़ती है जब कथानायक पूरे आवेश से चीफ को जवाब देता है। चीफ उसे डांटता है, चीफ उसे कहता है कि तुम फालतू बात क्यों करते हो, अपना काम करो। तब कथानायक कहता है, ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया मालिक। अर्थात जब वह मज़दूरों की स्थितियों को सुधारने के लिए चीफ के पास जाता है और चीफ उसे डांटते हैं, तब वह चीफ को जवाब देता है, रुकता नहीं, वह प्रतिवाद करता है, प्रतिरोध करता है, जवाब देता है और बताता है कि हर मज़दूर को एक जैसे मत समझिए, मेरे मुंह में ज़बान है, अगर आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, आप सवाल करेंगे तो जवाब भी पाएंगे, आप शोषण करेंगे तो उसका प्रत्युत्तर भी पाएंगे। इतना ही नहीं, कथावाचक जब मज़दूरों की बैठक बुलाता है उन्हीं की भलाई के लिए, तब उसी में से कुछ साहब के रूप रिपोर्टर के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने लगते हैं, जिससे कथावाचक बहुत गहरे टूट जाता है। कथावाचक को बार बार लगता है कि जिनकी भलाई के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील है, वे ही अपनी भलाई नहीं चाहते, और उसके भीतर का जो कोमल पक्ष होता है वह और भी कठोर होता चला जाता है। आप यह कह सकते हैं कि इस कहानी का संवाद कोमल से आरंभ होकर कठोर होता हुआ संवाद है, अर्थात सामाजिकता से विकसित होता हुआ इस कहानी का संवाद अंततः कथावाचक के अकेले होने में रूपांतरित हो जाता है। इसमें यह एक तरह से कह सकते हैं इसके संवाद गहरे संघर्ष से उपजी हुई हताशा और निराशा से रचे बने हैं, जिसमें कथावाचक खुद को बचाने की जद्दोजहद करता है और अंततः खुद की बदबू को तो बचा ले जाता है, लेकिन अन्य मज़दूरों की बदबू को बचा पाने में वह सक्षम नहीं होता। इस तरह इस कहानी के मार्मिक संवाद विकसित होते हैं, और यह कहानी के मार्मिक संवाद का वह स्थल है जो बहुत काल्पनिक है, जिसमें बबुआ यानी बच्चे के टोपी खरीदने की समस्या खड़ी हो जाती है। असल में सायरन की आवाज़ के साथ ही फैक्ट्री का दरवाज़ा जब बंद हो जाता है और थोड़ा भी लेट होने पर मज़दूरों को अर्थदंड लगाया जाता है, जिससे हर मज़दूर की तनख्वाह में कुछ कुछ कटौती हो जाती है, और अंततः ये कटौती बाल बच्चों के कपड़े खरीदे जाने की कटौती में रूपांतरित हो जाती है, जो कि गहरे स्तर पर पाठक को विचलित करती है। इसी स्थिति में एक संदर्भ आता है जब एक मज़दूर अर्थदंड देने पर उदास हो जाता है और घर पहुंचने पर पत्नी उससे पूछती है, जरा ये संवाद देखें जो बहुत ही शानदार है। वो पूछती है पत्नी, कितने हैं? वह कहता है 54 8 आने। पत्नी कहती, अच्छा, मैंने पूरे 55 का हिसाब लगाया था।
बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। अब आप देखें कि बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई, यह संवाद का वह मर्म स्थल है जो बहुत विचलित करता है। यानी 55 की अपेक्षा लगाई थी, 54 8 आने मिले हैं। यानी थोड़ा भी जो पैसा कट गया उसी पैसे से बबुआ की टोपी को आना था, क्योंकि आप जानते हैं मज़दूरों का जीवन थोड़ी तनख्वाह है, बड़ी ज़रूरतें हैं। छोटे आदमी, क्योंकि ज़रूरतें तो चाहे बड़े आदमी की हों चाहे छोटे आदमी की हों, कुछ ज़रूरतें तो सबकी कॉमन होती हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी दवा वगैरह, उनके साथ जो रोज़मर्रा के जीवन, खाना पीना, ये तो लगभग सबका समान रहता है, क्योंकि सबको भोजन चाहिए, सबको कपड़ा चाहिए और सबको शिक्षा चाहिए। लेकिन चूँकि सीमित आय है और उसी में उन अपेक्षाओं को पूरा करना है, इससे गरीब किसी तरह से काट के पैसों को वह बचा के कोशिश करता है। उसमें से 1 रुपया भी कट गया, सोचिए 1 अंश भी कट गया तो उसका पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। यह असल में उस गड़बड़ाते हुए बजट को रेखांकित करने वाली कहानी भी बन जाती है। इस कांड से यह जो प्रसंग है, जो मैं बहुत जोर देकर आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये बहुत ही गहरी कारुणिकता पैदा करता है पाठक के मन में। और इसी कारुणिकता के प्रभाव में स्वयं लेखक हैं जो कथावाचक हैं। इसको दूर करना चाहता है लेखक। वो चाहता है कि न, ये कटौती नहीं होनी चाहिए, ये दोष है, हम व्यवस्था को बदलेंगे, और आगे बढ़ता है। संगठन बनाने की बातें करता है, समूह बनाने की बातें करता है, लोगों को बुलाता है, लेकिन कोई नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि बबुआ की टोपी उसके उन सब के पीठ पर निरंतर कोड़े की तरह बजती रहेगी। कोड़े की तरह क्यों? क्योंकि याद दिलाती रहेगी कि तुम छोटी सी अपेक्षा भी इस छोटी सी नौकरी से पूरा नहीं कर सकते, और उसके पीछे यही जो तुम्हारा शोषण है, और उसके पीछे यह कि शोषण से मुक्ति की आवाज़ तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि आवाज़ को मालिकान ने दबा रखा है, उसको हताहत कर रखा है। इसलिए ये कहानी उस तरह की एक गहरी कारुणिकता, और इसी नाते वो कहता है कि हाँफते हुए लोगों से कितनों की बाबुओं की टोपी अभी जीवन में रह जाएगी। ये लेखक की टिप्पणी है कि ऐसे हाँफते हुए लोगों के कारण कितने बाबुओं की टोपी अभी भी रह जाएगी। अब जरा सोचिए, लेखक कितना पीड़ा से, कितनी विसंगतपूर्ण जीवन के गहराते बोध के भीतर से यह बात बोलता है। यह बात हमें विचलित करती है, हम पाठक को बहुत गहरे प्रभावित करती है, और उस पूरे परिवेश की, इस संवाद के माध्यम से गहरी शिनाख्त करती है कि नहीं, यह स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, इनका बदला जाना ज़रूरी है। और यही असल में बदबू के संवाद की रचनात्मकता है कि अपने इस संवाद के माध्यम से, बदबू के बचाने के माध्यम से लेखक ने न केवल ममता और करुणा को बचाया है, बल्कि उस आक्रोश को भी बचाया है जिसके बगैर न गति है और न हलचल है, जिसके बगैर परिवर्तन संभव नहीं है। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि इसका जो संवाद है वो गहरी कारुणिकता के भीतर से पैदा होता हुआ संवाद है। अब आइए चलते हैं, इसकी ज़रा भाषा देखते हैं कि कहानी की भाषा संवाद को कैसे विस्तार देती है। इस कहानी की भाषा संवाद की तरह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी की भाषा में ही कारखाने का संदर्भ बार बार आता है, जो कठिन जीवन स्थितियों को बताता है। तेल, ग्रीस, आयल, पेंट इस कहानी की भाषा में गहरे धसे हुए हैं, जो सब मिलाकर बदबू के सामने एक बड़ा संकट पैदा करते हैं। इस बदबू को और भी पीड़ादायक बनाने के लिए कथावाचक ने घासी के माध्यम से पीड़ादायक किस्सा भी रचा है, जिसमें कि एक गांव के मेहतर की बेटी के शहर जाने पर बदबू को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। माँ बेटी के बीच के संवाद में भाषा ने कमाल का कार्य किया है। इसमें बेटी को खुद ही बदबू ना आने का एहसास होता है, जिस पर माँ ने तलखी से कहा, तुम्हें क्या बदबू नहीं आ रही? अब आप देखिए, जिस मेहतर पुत्री को पहले बदबू आती थी, शहर जाते ही
जमादार का काम करते ही अब नहीं आ रही है। अर्थात एक तरह की एक रस मन स्थितियों में काम करते करते व्यक्ति जिंदगी के गंध से भी हाथ धो बैठता है। यही इस कहानी की भाषा बतलाना चाहती है। हाथ धो बैठना असल में जिंदगी से उल्लास का गायब हो जाना है। इसे बदबू आते रहने से कथाकार ने बचाने की कोशिश लगातार इस कहानी में की है। आगे जहाँ तक कहानी की भाषा की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी की भाषा में बदबू की उपस्थिति लगातार इस रूप में बनी रहती है। कहानी में मालिक और कर्मचारी के बीच के अमानवीय रिश्तों को भी लेखक ने बांस के उछलने से बड़े ही रोचकता के दायरे में चित्रित किया है। ये जो बांस का उछलना इस कहानी में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जितना रोचक है, जितना हास्यास्पद है, उतना ही गंभीर है। और आप कह सकते हैं कि भाषा ने पूरी रोचकता के साथ इस विसंगति को दर्ज किया है, यानी रोचकता के भीतर गंभीर विमर्श की स्थिति पैदा किया इस कहानी की भाषा ने। कथानायक को पहले यह आफत लगती है और वो सोचता है कि फैक्ट्री से बाहर निकलते हुए मजदूरों के टिफ़िन की जब चौकीदार के द्वारा जांच हो गई तब गेट पर बांस की बल्ली लगाकर उससे कूद करके बाहर जाने का विकल्प क्यों दिया जा रहा है? यह कौन सा नखड़ा है? यह कौन सा हिस्सा शिल्प है भाई? वह बार बार मालिक के द्वारा लगाए गए इस नियम से विचलित रहता है और समझ नहीं पाता कि क्यों हो रहा है। लेकिन इसका रहस्य तब खुलता है जब एक दिन एक नौजवान कर्मचारी पूरे गुस्से में कहता है, और भाषा देखिए, एक कोट है, सालों को शक रहता है कि हम टांगों के साथ कुछ बांधे ले जा रहे हैं, इसीलिए अब यह उछल के कूद का खेल करवा रहे हैं। अब आप देखिए कि एक मजदूर ने जिस भाषा में प्रत्युत्तर दिया है और उस प्रत्युत्तर में जितनी गहरी पीड़ा है जो गाली के माध्यम से व्यक्त होती है कि सालों को लगता है कि हम अपनी टांगों के बीच बांध के कुछ लिए जा रहे हैं। आप सोचिए कितनी पीड़ा से एक मजदूर ने मालिक के खिलाफ, मालिक के बारे में यह बोला होगा। और वह भी तब मालिक नहीं सुन सकता, वो जानता है कि मालिक सुनेगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। यह एक तरह का लोक चर्चा में कहता है, बातचीत में कहता है, जिसको रचनाकार सुन लेता है, कथानायक सुन लेता है और तब उसे उस बांस की बल्ली से उछाल मारने का संदर्भ पता चलता है और वह और विचलित हो जाता है। यानी अविश्वास के भीतर अविश्वास की इतनी तहें हैं कि शोषण भी लज्जित हो जाए और फिर भी विश्वास बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं है। लगातार जीवन स्थितियों से समझौते करते ही जाना है। और यह भी एक बात है कि जिस जीवन स्थिति में मजदूरों को रखा गया है, दूसरा पक्ष यह भी है, उसमें प्रतिवाद के लिए कोई बहुत गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि अगर प्रतिवाद करेंगे तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा, क्योंकि उनका संगठन ताकतवर नहीं है, उन्हें सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त है। और ऐसी स्थिति में विचलन और फिसलन का होना अवश्यंभावी है। यह कहानी उसी विचलन और उसी फिसलन की कहानी है जो अपने भाषाई विधान में सर्वोत्तम ऊंचाई पर पहुंची है, जो कथा विन्यास में कई केंद्र खोल देती है और हम पाठक को अंततः विचलित करती है और यह संदेश देती है कि कैसे इनकी स्थितियों को, इनकी जीवन स्थितियों को बदला जाए और जितना जल्दी बदला जाए वही उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आगे आप देखें कि इस कहानी की जो तल्ख भाषा है यह असल में प्रतिवाद की भाषा है, लेकिन जिसे समूह में मिलकर भी मजदूर आगे नहीं ले जा पाते, क्योंकि जिन जीवन स्थितियों में उन्हें रखा गया है
उसमें इससे अधिक के प्रतिवाद की कोई संभावना नहीं है। कथाकार ने जिस भाषा में इस कहानी को रचा है वह भाषा कारखाने के मालिकों के वर्चस्व की भाषा है, तलखी की भाषा है, जिसमें मज़दूरों के लिए कोई जगह नहीं है। मज़दूरों को बार बार एक कटु भाषा में डराया जाता है कि अगर वे मालिकों से प्रतिवाद करेंगे या संघर्ष की कोशिश करेंगे तो उन्हें या तो निकाल दिया जाएगा या उन्हें खराब जगह पोस्ट कर दिया जाएगा, और इसका शिकार खुद कथावाचक भी होता है जब उसकी बदली कास्टिक टैंक पर कर दी जाती है, जो एक जटिल स्थान था और जहां अब काम करना बहुत कठिन था। आप देखेंगे कि कथानायक कोशिश करता भी है तो उसे हतोत्साहित किया जाता है। एक बुज़ुर्ग तो बाकायदे उसे नसीहत भी दे डालते हैं और कहते हैं नौकरी में तो नौकर की तरह ही रहना चाहिए। लेकिन कथावाचक अपनी भाषा में इसी नौकर की तरह रहने का विरोध करता है और अंततः अपने संघर्ष के माध्यम से खुद के बदबू को बचाने में सफल भी होता है। कथानायक को अंत में लगता है कि वह भी घासी की तरह कहीं इसी बदबू का आदी न हो जाए। ऐसी स्थिति उसके सामने आती भी है, लेकिन तभी उसे बदबू का एहसास होने लगता है। और यही इस कहानी का प्रभाव भी है, अर्थात यह कहानी अपने उद्देश्य में बदबू को बचाने की कहानी के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस बदबू कहानी का उद्देश्य असल में जीवन में बदबू को बचाते हुए जीवन को बचाना भी है, क्योंकि कथाकार इस बात को समझता है कि अगर जीवन में बदबू रहेगी तो सब कुछ रहेगा, पूरी जीवन गति भी सुरक्षित रहेगी। इस जीवन गति को लेकर एक कहानी एक शानदार भाषा में शानदार मुहावरे के साथ बुनी गई सुंदर कहानी है, जो एक तरह की अत्यंत यादगार कहानी है, जो पाठकों पर मज़दूरों और श्रमिकों के पक्ष में एक गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। अंत में जहाँ तक इसके प्रभाव की बात है तो यह कहानी इसे आप इस रूप में देख सकते हैं कि एक ठहरे हुए समाज में एक हलचल पैदा करने की कहानी है। इस रूप में हलचल पैदा करने की कहानी है कि वह हम पाठकों को सोचने के लिए विवश करती है। वह गरीबों, श्रमिकों के प्रति हमारी संवेदना को सामाजिक बनाती है और हमारी भावना को सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। यह एक संघर्ष की कहानी भी है, अभिव्यक्ति और संप्रेषण क्षमता की भी कहानी है, जिसमें लेखक निरंतर इस बात की कोशिश करता है कि अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है, अपनी बात को कहने की छूट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यह बात नहीं कही गई तो फिर नौकरी को नौकर की तरह ही करना पड़ेगा। और इसी नाते जब एक बुज़ुर्ग आदमी लेखक को ये समझाता कथावाचक को कि नौकरी किए हो तो नौकर की तरह ही रहो, तो उसे अच्छा नहीं लगता। कहा नौकरी ठीक है, एक व्यवस्थाबद्ध होना अलग बात है, व्यवस्था के अनुशासन में होना अलग बात है, व्यवस्था के द्वारा नियम का पालन करना अलग बात है, या उसके द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसके भीतर आचरण करना अलग बात है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था में जिसमें कोई व्यवस्था हो ही नहीं, दो कानून, दो व्यवस्थाएं, दो नियम नहीं चल सकते। और आप जानते हैं कि बीड़ी सुलगाने वाले प्रसंग के माध्यम से कथानायक ने इसको विस्तार भी दिया है कि एक मजदूर अगर बीड़ी जला लेता है तो दंड का भागी है, लेकिन मालिक खुलेआम सिगरेट फूंकता है तो उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर सवाल कर दिया तो दंड का भागी है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब एक वर्चस्वशाली ताकतवर व्यवस्था हर कुछ को अपने पक्ष में घटित होते हुए देखना चाहती है, जो कानून की व्याख्या, सिस्टम की व्याख्या, नियम की व्याख्या, मर्यादाओं की व्याख्या निरंतर अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। और यही कोशिश ही
एक दूसरे वर्ग के लिए, गरीबों के लिए अभिशाप बन जाती है। लेखक उन गरीबों को, उन मज़दूरों को इस अभिशाप से मुक्त कराना चाहते हैं और इस कारण से आप कह सकते हैं कि यह कहानी एक तरह से अभिशाप से मुक्त की भी कहानी है। इस रूप में यह कहानी हम पाठकों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है और हमें नियतिवाद के आगे झुकने से रोकती है, हमें सर्वस्व समर्पण से रोकती है, हमें अपने विवेक को गिरवी रखने से रोकती है और हमें यह ताकत देती है कि ज़रूरत पड़ने पर हम संगठित हों, मालिक से अपनी बात करें और मालिक को ये समझाने की कोशिश करें कि दो नियम नहीं चलेगा, या कम से कम इतना तो करें कि भाई हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आप उनको भी विस्तार दें, उनके संसाधनों में भी वृद्धि करें। इस रूप में मैं समझता हूँ कि बदबू कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम सब जीवन में, अपने भावी जीवन में इस बदबू को बचाए रखेंगे, क्योंकि यह बदबू बची रहेगी तो केवल सुगंध या दुर्गंध का बचे रहना का मसला नहीं है, बल्कि जीवन में हलचलों का बने रहना है। क्योंकि हलचल जीवन में, जब तक हलचल बनी रहेगी तब तक जीवन चलता रहेगा, क्योंकि हलचल में चल शब्द चलायमान है। आप ध्यान रखिएगा, चल शब्द गति का प्रतीक है, इसलिए हलचल जहाँ रहती है वहाँ गति रहती है, वहीं संसार रहता है, वहीं सामाजिकता रहती है। इस व्याख्यान से आप जुड़े, इस व्याख्यान को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।